हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। आप लोग बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। आप अपना काम अच्छे से करिए और मैं अपना काम अच्छे से कर ही रहा हूँ। और जहाँ कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जैसे एक भाई ने लिखा था कि सर आप जो है असहयोग आंदोलन का वीडियो अपलोड कर दीजिए। हाँ मेरे प्यारे भाई, मैं जो है आपके कमेंट को देखा और देखने के बाद उसका जवाब भी दिया और बस 1-2 दिन के बाद वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, क्योंकि वही टॉपिक आने वाला है। चलिए ठीक है। हम लोग इसके पहले वाले क्लास में आपको पता है कि रौलट एक्ट यानी कि काला कानून के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। मैं बताया था कि मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं जो है उसमें पूरी चीज़ें तो नहीं बता पाया। लेकिन ये है कि भाई आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यू चल ही रही है, तो अब कोई समस्या है नहीं। तो इसलिए हम लोग जो है आज की क्लास में देख लेंगे चीज़ों को और भी आगे। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मैंने बताया था किस तरीके से कि ये जो रौलट सत्याग्रह बना, यानी कि आपका काला कानून ये जो बना, यानी कि रौलट एक्ट जो बना, उसमें किस प्रकार से हमने बताया कि उस कानून का विरोध हुआ। और विरोध होने के क्रम में बहुत जगह पे विरोध हुआ, यानी कि पंजाब में हुआ, अमृतसर में हुआ, इसके अलावा लाहौर में हुआ, मुल्तान में हुआ। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि मुल्तान के साथ साथ ये विरोध आपका यानी कि गुजरात के अहमदाबाद तक भी हुआ। और मैं बताया कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र जो था वो आपका पंजाब था। और पंजाब में सरकार के द्वारा बहुत सारे जुल्म ढाए गए, जिसकी वजह से वहाँ के जो 2 व्यक्ति थे, एक सैफुद्दीन किचलू और दूसरे व्यक्ति का नाम था डॉक्टर सत्यपाल। उन्होंने क्या किया कि महात्मा गांधी को वहाँ आने के लिए आमंत्रित किया। और किस प्रकार से उनके निमंत्रण पर महात्मा गांधी पंजाब जा ही रहे थे, लेकिन चूँकि रास्ते में हरियाणा के पलवल नामक स्थान पर जैसे ही वो पहुँचे, कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा उनको गिरफ्तार करके आपका बम्बई जेल भेज दिया गया। तो यहाँ तक की क्लास मतलब हुई थी। तो इसके आगे हम लोग आज देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से 8 अप्रैल के दिन महात्मा गांधी जब हरियाणा के पलवल नामक स्थान पर पहुँचे थे, तो उनको जो है अंग्रेज़ों के द्वारा गिरफ्तार करके उनको जो है बम्बई की जेल में भेज दिया गया। और कहा जाता है कि जब उनको 8 अप्रैल को जेल भेज दिया गया, तो उसी के अगले दिन, यानी कि अगले दिन 8 के बाद 9 अप्रैल, अगले दिन 9 अप्रैल को, भाई कब 9 अप्रैल को, यानी कि भाई आप समझ ही रहे हैं कि कुल मिला के 8 अप्रैल और 8 अप्रैल के जस्ट अगले दिन आपका 9 अप्रैल हो जाएगा। तो अगले दिन 9 अप्रैल को रामनवमी का त्यौहार था। रामनवमी का त्यौहार था। और कहा जाता है कि रामनवमी का त्यौहार था। तो वही दो व्यक्ति जिसका नाम आप पहले ही सुन चुके हैं, एक का नाम है डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे व्यक्ति का नाम है सैफुद्दीन किचलू। कहा जाता है कि अगले दिन यानी कि 9 अप्रैल को रामनवमी का त्यौहार था। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू दोनों व्यक्तियों के नेतृत्व में वहाँ के लोगों के द्वारा, यानी कि वहाँ के जो लोग थे वो रामनवमी का त्यौहार मनाने जा रहे थे। दोनों लोगों के नेतृत्व में वहाँ के जो लोग थे वो रामनवमी का त्यौहार मनाने जा रहे थे, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुसलमान भाई हों। तो त्यौहार मनाने जा रहे थे। क्योंकि उस समय ये जो रामनवमी का त्यौहार था ना, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। तो ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए बन सकता है। तो कहा जाता है कि जब सारे लोग जो है रामनवमी का त्यौहार मनाने जा रहे थे, तो उसी दिन 9 अप्रैल 1919 को, यानी कि दिन तो वही है, उसी दिन 9 अप्रैल 1919 को किसको, वही 2 व्यक्ति को, एक डॉक्टर सत्यपाल दूसरा सैफुद्दीन किचलू, दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके पंजाब से बाहर भेज दिया गया, यानी कि पंजाब से निर्वासित कर दिया गया। अब आप समझिए, यहाँ पे देखिए किस प्रकार से अंग्रेज़ों के द्वारा गलती की जा रही है। अब ये रामनवमी का त्यौहार ये दोनों मतलब व्यक्तियों के नेतृत्व में लोग मनाने जा रहे थे। और कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा इन्हीं दोनों व्यक्तियों को, यानी कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, दोनों व्यक्तियों को यहाँ से गिरफ्तार करके, यानी कि पंजाब से गिरफ्तार करके इनको पंजाब से बाहर भेज दिया गया।
और आगे चलते भाई, जब इनको पंजाब से निर्वासित कर दिया गया अर्थात बाहर भेज दिया गया, तो इसी घटना से लोग और नाराज़ हो गए। क्यों? क्योंकि इसके पहले यहाँ महात्मा गांधी आ रहे थे, उनको गिरफ्तार करके आप बम्बई भेज दे रहे हो। फिर चलो ठीक है, उनको तो भेज दिए, लेकिन अब चूँकि यहाँ की जो दो बड़े नेता थे, सबसे लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, आप इनको भी गिरफ्तार करके आप यहाँ से यानी कि पंजाब से बाहर भेज दे रहे हो, निर्वासित कर दे रहे हो। तो इन दोनों गिरफ्तारी की वजह से यहाँ के जो लोग थे ना, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। और इसीलिए क्या हुआ कि जब नाराज़ हो गए तो इसीलिए 10 अप्रैल को भीड़ विध्वंसक हो गई, यानी कि 10 अप्रैल के दिन वहाँ की जो लोग थे वो आक्रामक हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, वो उदंडता पर उतारू हो गए, तो भीड़ विध्वंसक हो गई। इसीलिए हुआ क्या कि जब भीड़ विध्वंसक हो गई तो अगले दिन आप देखिए, अगले दिन यानी कि इसीलिए अगले दिन अर्थात 11 अप्रैल, भाई 10 के बाद 11 ही आएगा, ये देखिए इधर 10 अप्रैल, अगले दिन 11 अप्रैल के दिन पूरे पंजाब के शासन की जो कमान है, यानी कि शासन की जो बागडोर है, ये सेना को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि आप जानते ही हैं कि भीड़ विध्वंसक हो गई और अंग्रेज़ अधिकारी इस भीड़ को संभाल नहीं पा रहे थे, इसीलिए पूरे पंजाब के शासन को किसके हाथ में दे दिया? सेना के हाथ में दे दिया गया। और कहा जाता है कि जब यहाँ का शासन अब सेना के हाथ में दे दिया गया तो अगले दिन यानी कि 11 के बाद 12 अप्रैल, अगले दिन यानी कि 12 अप्रैल को पूरे पंजाब में धारा 144 लगा दी गई। अब ये क्या है भाई? धारा 144 का मतलब आप समझिए इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल। तो अगले दिन यानी कि 12 अप्रैल को पूरे पंजाब में इमरजेंसी अर्थात धारा 144 लगा दी गई। अब इससे क्या होगा? जब इमरजेंसी लगेगी यानी कि धारा 144 लगा दी जाएगी, तो अब कहा जाएगा कि इस धारा के लगने से कोई भी व्यक्ति अब कहीं भी किसी भी सभा का आयोजन नहीं कर सकता, यानी कि सभा पर रोक लगा दी गई। तो ये देखिए लिखा भी है, यानी कोई भी व्यक्ति अब कहीं भी सभा नहीं कर सकता। जब ये हो गया तो कहा जाता है इससे लोग और भी नाराज़ हो गए, और इसी की वजह से अगले दिन यानी कि 12 के बाद 13 अप्रैल, अगले दिन 13 अप्रैल 1919 के दिन वैसाखी का त्यौहार था। ये जो वैसाखी का त्यौहार है, आप जानते हैं कि सिखों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, समझ गए ना? तो ये सिखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार था, तो इसीलिए अगले दिन 13 अप्रैल 1919 के दिन वैसाखी का त्यौहार था। और उसी दिन बहुत सारे पंजाबी मतलब सिख, बहुत सारे पंजाबी जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए। कहाँ इकट्ठा हुए भाई? जलियांवाले बाग में। तो जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे और सभा कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे ये लोग गलती कर दिए। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि 12 अप्रैल को ही पूरे पंजाब में धारा 144 यानी कि आपातकाल लगा दिया गया है और सभा पर रोक लगा दी गई है। तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जिससे अंग्रेज़ों को मौका मिल जाए? और इन लोगों ने गलती की। क्या गलती की कि उसी दिन क्या किया इन्होंने, बहुत सारे पंजाबी इकट्ठा हुए, कहाँ? जलियांवाले बाग में। और जब इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर वहाँ पर सभा कर रहे थे, तो कहा जाता है इस सभा को मोहम्मद बशीर नामक व्यक्ति ने बुलाया था। ठीक है, मोहम्मद बशीर ने बुलाया था। और इस सभा की अध्यक्षता जो है ये कन्हैया लाल भाटिया नामक व्यक्ति के द्वारा इस सभा की अध्यक्षता की जा रही थी। और यहाँ पे बाकायदे लोग सभा बुलाए थे, उसकी अध्यक्षता की जा रही थी। लेकिन वहाँ पे आप जानते हैं कि भारत में देशद्रोही की कमी तो है नहीं, यानी कि वही हाल है कि घर का भेदी लंका ढाई। तो जब अब चूँकि सभा चल रही थी, लेकिन हुआ क्या कि एक व्यक्ति था, इसका नाम था हंसराज। ये देखिए आप नीचे लिखा भी है। लेकिन हंसराज नामक व्यक्ति ने इस सभा के बारे में अंग्रेज़ों को बता दिया। अब देखिए यही सब गलती है, भारत में यही सब सबसे बड़ी समस्या है। तो लेकिन हंसराज नामक व्यक्ति ने इस सभा के बारे में अंग्रेज़ों को बता दिया। और आप जानते ही हैं, जैसे ही अंग्रेज़ों को इस बात की जानकारी हुई तो कहा जाता है कि अगर उसी दिन शाम को 5 बजे जनरल आर डायर, देखिए ये बहुत बड़ा नाम आ गया आपके सामने, उसी दिन शाम 5 बजे जनरल आर डायर वहाँ पर सैनिकों के साथ, वहाँ पर मतलब वहीं जहाँ पे जलियांवाले बाग में जहाँ पर सभा चल रही थी, तो 5 बजे आर डायर वहाँ पर सैनिकों के साथ पहुंचा। और पहुंचने के बाद 303, ये क्या है? ये राइफ़ल का नाम है। तो 303 इनफील्ड राइफ़ल से 1650 राउंड गोलियां चलाई उसी भीड़ पर, यानी कि वो जो पंजाबी इकट्ठा हुए थे ना, उन पंजाबियों पर बताइए बेचारों के ऊपर कितना जुल्म ढाया गया। और आप जान ही रहे हैं कि
उनके ऊपर 303 इनफील्ड राइफल के माध्यम से 1650 राउंड गोलियां चलाई गई और इसकी वजह से 1650 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसकी वजह से इस घटना में सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ये तो अंग्रेजी सरकार यानी ब्रिटिश सरकार खुद बता रही है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 500 लोगों की मौत हो गई। अब बताइए, आप आज ही ले लीजिए, मान लीजिए कोई घटना हुई, तो अब चूँकि महाकुंभ वाली देखिए, महाकुंभ की जो घटना हुई उसमें देखिए मात्र 28 लोगों को बताया गया, अब जबकि वास्तविकता तो कुछ और थी। तो अब चूँकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने बताया कि इस घटना में 500 लोग मारे गए, यानी कि 500 लोगों की मौत हुई। अच्छा, यही देख लेते हैं, ये जो 500 लोग मारे गए थे इसमें 379 यानी कि 379 जो लोग थे ये गोली लगने से इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन बेचारे जो 120 और लोग थे ना, ये डर के मारे बगल में कुआं था, उस कुएँ में बेचारे कूद गए और कहा जाता है 120 लोग बगल में स्थित कुएँ में गिर गए, जिसकी वजह से मृत्यु हो गई। तो ये ब्रिटिश सरकार ने बताया कि ऐसा हुआ था। अच्छा, और समझते हैं, ये हो गया। कहा जाता है कि जबकि स्वामी श्रद्धानंद, वही ध्यान करिए, स्वामी श्रद्धानंद यानी कि जो मैं बताया था कि रौलट एक्ट के विरोध की 2 डेट थी, एक 30 मार्च दूसरा 6 अप्रैल। तो 30 मार्च को जिनके नेतृत्व में विरोध हुआ था ये स्वामी श्रद्धानंद वही व्यक्ति हैं। जबकि स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में कुल कितने लोग मारे गए भाई? कुल 1500 लोग मारे गए। अब आप देख सकते हैं कुल 1500 लोग मारे गए। और ये जो 1500 लोग मारे गए, ये जो हत्याकांड हुआ, ये जो घटना हुई, यही घटना कहलाई जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। चलिए, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और इसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे, इसलिए आप इस वीडियो को यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा हाँ, एक और काम की बात है, ये जो वीडियो है 6 से 7 बजे के बीच में डेली अपलोड हो जाएगा। आप वहाँ से अच्छे से देखिए, अच्छे से आप नोट्स बनाइए और अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए ठीक है, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, यानी कि कल। बहुत बहुत धन्यवाद।